की है मोदी नॉर्थ ईस्ट स्टोरी। उसका विमोचन यहां संपन्न हुआ है सुशासन महोत्सव में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ईशान जी कृपया आप कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। हाँ, धन्यवाद मुकुल जी। तो देवेंद्र जी, सीधा सवालों का सिलसिला ही शुरू करते हैं। अभी मैं अपने दोस्त आपके इधर चीफ कोऑर्डिनेटर पीयूष गिरगांवकर से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे इतना लंबा लिस्ट दे दिया कि देवेंद्र जी एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर मैन, देवेंद्र जी एज अ वाटर मैन, कि हमारे पास जल युग शिविर की हम लोग बात कर सकते हैं, अटल सेतु सेल्फी पॉइंट कैसे बन गया है लोगों के लिए, उसकी बात कर सकते हैं, समृद्धि मार्ग की बात कर सकते हैं। ये सारे जो इंफ्रा मैन, वाटर मैन, ये सब मिलके क्या डज इट मेक देवेंद्र फडणवीस द सुशासन मैन, मोदी सुशासन मैन? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि ये सारी चीजें जो हम कर पाए वो केवल जो इंस्पिरेशन हमें मोदी जी के माध्यम से मिली और जो सपोर्ट मोदी जी के माध्यम से मिला, उसी के कारण हम सारी ये चीजें कर पाए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैंने किए, इसमें से कोई भी नया नहीं है। जिस अटल सेतु की आपने बात करी, अटल सेतु का प्लानिंग हुआ था 1972 में। उसके बाद 1982 में उस पर एक कमेटी बनी जिसने एक रिपोर्ट दिया। 1992 में जीआरडी टाटा की कमेटी बनी जिसने कहा कि इस प्रकार से ब्रिज बन सकता है, लेकिन वो नहीं बन पाया। बस उसके ऊपर चर्चाएं होती रही। और जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय जब मैंने ये देखा कि हम मुंबई आज क्यों लूज कर रही है, मुंबई बेंगलोर बड़ा हो रहा है, हैदराबाद बड़ा हो रहा है, मुंबई क्या लैक कर रही है, तो ध्यान में आया कि मुंबई में स्पेस ही नहीं है। इसलिए रेंटल्स इतने बढ़ गए कि मुंबई अनअफोर्डेबल हो गया। अब यहां पर टेक बिजनेस नहीं आ सकता। और अगर मुंबई को वापस उसी पोजीशन पे लाना है तो हमको मुंबई में लैंड क्रिएट करनी पड़ेगी, जो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ब्रिज हम क्रिएट करते हैं तो हम मुंबई से 3 गुना बड़ी मुंबई बना सकते हैं, जहां पर मुंबई से हम 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। और हमने ये तय किया कि ये ब्रिज हम बनाएंगे। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हमने मात्र 2 वर्षों में उसके सारे परमिशंस हमने प्राप्त किए। और थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट कि ये सारे परमिशंस इतने डिफिकल्ट थे। वहां पर मैंग्रोव्स थे, वहां पर बर्ड सैंक्चुरी थी, लेकिन हम लोगों ने सारी चीजों के मिटिगेशन मेजर्स तैयार किए। और हमने कहा कि हम पर्यावरण के साथ काम करना चाहते हैं। और ये सारा करते हुए हम लोगों ने मात्र 2-2.5 साल में उसका काम शुरू किया। और अगर कोविड का साल छोड़ दे 2 साल, तो 5 सालों में देश का सबसे बड़ा 22 किलोमीटर का सी ब्रिज हमने शुरू किया। मोदी जी के हाथों से ही शुरू हुआ। मोदी जी ने ही उसका भूमि पूजन किया था और मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया। और अब परिस्थिति यह है कि व्यक्ति पहले अगर कुलाबा से निकलता था तो 2.5 घंटे बाद अपने गंतव्य पे पहुंचता था। वो व्यक्ति मात्र 20 से 25 मिनट में पहुंच रहा है। और अभी उसके कुछ आर्म्स और बनेंगे, कुछ अंडरपासेस बनेंगे, उसके बाद सीमलेस ट्रैफिक हो जाएगा। तो मुंबई में और नई मुंबई में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। और साथ ही में जो वहां पर एयरपोर्ट हमने प्लान किया, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये एयरपोर्ट भी 1990 में कंसीव हुआ था, लेकिन काम नहीं हो पाया। बट यही तो मुद्दा है कि काम क्यों नहीं हो पाया। और सुशासन का शायद यही करेक्ट, सुशासन इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ केवल प्लान्स बनते थे, डिस्कशन होता था। मुझे याद है कि हर वर्ष टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा हमको एक फुलिये का चित्र देखने को मिलता था और ट्रांस हार्बर लिंक ये बनेगा और कैसे जुड़ेगा। हमको देखने को मिलता था कि कैसे न्यू मुंबई एयरपोर्ट बनेगा तो मुंबई को सहूलियत मिलेगी। होता कुछ नहीं था। हमने उसमें की अड़चने समझी, तकलीफें समझी और उन तकलीफों को कैसे दूर किया जाए। मैंने
देखिए, सुशासन का एक मॉडल ये है कि मैंने ये देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेते हैं, प्रगति उसको कहते हैं, और ये बहुत मैं ऐसा मानता हूं कि सबके लिए सुनने लायक है। अभी जो न्यू मुंबई का एयरपोर्ट मुझे करना था, इसमें से 8 एनओसीज केंद्र सरकार से मुझे लेनी थी, 8 अलग अलग विभागों से, और जो पिछले 15 सालों में नहीं आई थी। तो मैंने प्रगति में उसको लिस्ट आउट किया और प्रधानमंत्री जी ने उसको लिस्टिंग करके जिस समय प्रगति की मीटिंग लगाई, उसके एक दिन पहले 8 में से 7 एनओसी मुझे मिल गई। और प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि 8वीं क्यों नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है, वो हमने दे दिया है, हम तुरंत देंगे। और 2 महीने क्या, 1.25 महीने में मुझे वो भी एनओसी मिल गई, 8वां एनओसी मिली, और हम न्यू मुंबई एयरपोर्ट का काम शुरू कर पाए, जिसका अभी हम इस साल के अंत में उद्घाटन करेंगे। तो वो मॉडल सुशासन का मैंने स्वीकारा, और मैंने हमारे यहाँ वॉर रूम शुरू किया। और ये वॉर रूम का कॉन्सेप्ट ये था कि मुंबई में कोई काम करना है, देश में कोई, महाराष्ट्र में कोई काम, मैं मुंबई का उदाहरण देता हूं। मुंबई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 18 एजेंसीज काम करती है। फॉर वन सिंगल प्रोजेक्ट यू रिक्वायर 18 एनओसीज। और आपको तो पता है, अपने हर डिपार्टमेंट को वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी लगती है, कोई फाइल पहुंचती है, तो जितने ज्यादा समय उस पर बैठ पाए उतना अच्छा। इस प्रकार के लोगों की एक आदत होती है। तो मैंने ये वॉर रूम में कॉन्सेप्ट रखा कि भाई जितने स्टेक होल्डर्स है, केंद्र के हो, राज्य के हो, ऑल डिपार्टमेंट विल सिट देयर। और वहीं पर मैं उस दिन सबको बुलाता था और कहता था, बताइए आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आज यहां प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और यहां के यहां आप सारी एनओसीज दीजिए और इसको मान्यता दीजिए। उस मॉडल का फायदा ये हुआ, हमारी जो मुंबई की पहली मेट्रो बनी, वो मेट्रो को 11 साल लगे, 11 साल, क्योंकि उसको मान्यता मिलने के लिए 5-6 साल लगे। और हमने 375 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीनों में मान्यता देके, उसका टेंडर करके उसका काम भी शुरू कर दिया। तो ये जो एक हम लोगों ने एक गुड गवर्नेंस का मॉडल लाया, कि जिसमें वॉर रूम का कॉन्सेप्ट लाया और सारे स्टेक होल्डर को साथ में लाना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि वो हमारा सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा, कि जिसके कारण हम लोग बहुत गति के साथ काम कर पाए। तो जो आपने मोदी जी के बारे में एक चीज बोली, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, कि अटेंशन टू डिटेल, कि उन्होंने उसी टाइम नोट्स ले लिए, आपके 8 पॉइंट लिस्ट कर दिए। एंड क्या वही आपका भी मॉडल है? जैसे आपने बोला ये वॉर रूम, सब एक साथ बैठ के, ये सब बैठेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल यही मॉडल है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि somebody has to coordinate। देखिए, सरकारें बहुत सालों से चल रही है, डिपार्टमेंट्स अपना काम करते हैं, और सरकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कोई 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। 2 सेक्रेटरी आजू बाजू बैठते हैं, फिर भी फाइलें 4 महीने घूमती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। तो कोई उनको अगर कोऑर्डिनेट करे, कोई नेता जो सरकार का है उसकी अगुवाई करे, तो ये चीजें फास्ट होती है। क्योंकि देखिए, मैं भले ही उनके ऊपर कोई टीका करूं, लेकिन मेरा साफ मानना है कि अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी जब सही काम करती है, तो बहुत असीमित क्षमता उसमें है, बहुत तेजी से काम कर सकती है। तो इसलिए हमने वही मॉडल किया कि भाई आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हमारे थ्रू तो कर सकते हो। तो हम बैठते और उनको साथ में बैठाते हैं, तो वही के वही उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो सालों से नहीं हो पाए थे, ये सारे प्रोजेक्ट्स उसके कारण ही हम कर पाए। तो एक एटीट्यूड चलता है, एक टाइम में माना जाता है कि हो जाएगा, चल जाएगा, वो खत्म हो गया। देखिए, मोदी जी ने बहुत बड़े पैमाने पर उसको खत्म किया। ये खत्म पूरा हो गया ऐसा मैं नहीं कहूंगा। केंद्र में तो मुझे पूरे तरीके से वो खत्म दिखता है, लेकिन राज्यों में आज भी थोड़ा एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोगों की एक क्या होता है ना, जब सक्सेस स्टोरी तैयार होती है ना, तो लोगों का और अधिकारियों का नजरिया भी बदलता है। आपने जिस समृद्धि महामार्ग की बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय मैंने कहा था कि हमको फास्ट कनेक्टिविटी करनी है, हम अगर नागपुर से मुंबई इस प्रकार का एक समृद्धि महामार्ग बनाएंगे, तो इसके कारण 14 डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा, उसकी इकोनॉमी बदलेगी, उसका जीडीपी बढ़ेगा,
और स्टेट में बहुत बड़ा बदलाव हम लोग ला पाएंगे। और विशेष रूप से जो पिछड़ा इलाका है उस इलाके को हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। तो लोगों को विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई रोड, ग्रीनफील्ड रोड बनाना है और फिर इसके ऊपर लैंड एक्विजिशन करना है और ये कैसे पॉसिबल होगा। हमने उसके मॉडल तैयार किया। हमने कहा कि देखिए लैंड एक्विजिशन हम करेंगे। हमने ग्रीनफील्ड रोड का अलाइनमेंट जब तय किया तो मेरे ध्यान में आया कि उस समय कुछ बड़े नेताओं ने भी मुझे कहा था कि यार कौन से नए ग्रीनफील्ड रोड में आप पढ़ रहे हो, जो एग्जिस्टिंग रोड है उसमें आप थोड़ा एक्विजिशन कर लो, उसको बड़ा कर लो, उसको एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करो। मैंने उनको इकोनॉमिक्स बताया। मैंने कहा देखिए वहां की लैंड प्राइजी है, उसको एक्वायर करना भी कठिन है। वहां के लोग बिजनेस करते हैं, वो कोई एक्वायर भी नहीं करने देंगे और 4 गुना ज्यादा पैसा लगेगा। मैं उसका एक ग्रीनफील्ड अगर अलाइनमेंट करता हूं तो सस्ती लैंड है, उपजाऊ लैंड कम है, इसलिए लोग देने को तैयार हो गए। अगर मैं अच्छा पैसा देता हूं तो लोग मुझे लैंड दे देंगे। और मैंने वो अलाइनमेंट तैयार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे शरद पवार साहब ने संभाजी नगर में जाकर विरोध किया। हमारे उद्धव जी ठाकरे ने एक गांव में जाकर गांव में एक सभा की और उस गांव को उन्होंने कहा कि भाई देखो यार तुम्हारी लैंड छीनने के लिए लोग आ रहे हैं, आप लैंड दो मत। हमने ये कहा कि देखिए आपको हम लैंड का 4 गुना पैसा दे रहे और आप अगर सीधा हमको लैंड देंगे, एक्विजिशन करना ही नहीं, कंसेंट ऑर्डर अगर होगा हम आपको 5 गुना पैसा देंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, जिस गांव में जाकर उद्धव ठाकरे जी ने सभा ली थी, एक दिन में पूरे गांव की लैंड एक ही दिन में कंसेंट अवार्ड में हमने ले ली, उनकी रजिस्ट्री कर दी, उनके अकाउंट में पैसा डाल। और अभी हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, वे मेरे साथी मंत्री थे। मैंने उनको कहा कि एकनाथ जी आप स्वयं उस गांव में रजिस्ट्री के ऊपर साइन करने के लिए जाइए। उन्होंने जाकर साइन की और उसके बाद लोगों का नजरिया बदला। देखिए ये फास्टेस्ट एक्विजिशन है, 700 किलोमीटर के रोड की पूरी जमीन इन 9 मंथ्स वी एक्वायर। 9 मंथ में हमने उसको एक्वायर किया और 3.5 साल में हमने रोड का काम किया। तो देवेंद्र जी आप जब दोपहर शाम को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे आपने बोला था कि सुशासन दिखता नहीं है, ऑक्सीजन है। वो एक बहुत मतलब मेरे दिमाग में जहन में बैठ गई थी ये बात, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हमेशा जुड़ी होती है हमारे नेताओं से, हमारे शासकों से। हमेशा चाहिए होता है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। अच्छा इतना बड़ा अगर आपने अटल सेतु बना दिया है या समृद्धि महामार्ग बना दिया, अब क्या अब क्या अब क्या। तो अब चुनावी साल भी है, लेकिन वो पीपल्स एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना और लोगों को जाके समझाना कि ये चीज जरूरी है। अगर आपको लैंड एक्वायर करना है तो ये चीज आपके बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा, वो एक्सप्लेन करना, वो कम्युनिकेशन करना आम जनता से, वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे प्रोजेक्ट्स को विरोध क्यों होता है, तो सरकारों के सामने एक विश्वास का संकट हमेशा होता है। लोगों के मन में हिस्टोरिकली ये बात कह दी गई है कि सरकारें तुम्हारी लैंड ले लेगी, तुमको कुछ देगी भी नहीं, कोई प्रोजेक्ट होने वाला नहीं है। और ये सच भी है, ऐसा लोगों ने हिस्टोरिकली देखा है। तो लोगों को ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे साथ छलावा हो रहा है। आप जब प्रोजेक्ट करते हो, जब आप कम्युनिकेट लोगों से करते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे प्रोजेक्ट्स के समय हर प्रोजेक्ट में पीएपीज थे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल थे, लेकिन उनसे हमने संवाद किया, उनको हमने बताया हम क्या करना चाहते हैं, हम उनकी कैसे भलाई करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी, ये इसकी की है। लोगों के सामने अगर आप ट्रांसपेरेंटली चीजें रखेंगे, जैसे हम लोग जब कोकण में रिफाइनरी करना चाहते थे और उद्धव ठाकरे जी ने उसको बहुत विरोध किया, हमको उसको रोकना पड़ा। उनके विरोध के बावजूद 10,000 एकड़ लोगों ने हम लोगों को पत्र दिए कि हम हमारी जमीन देना चाहते हैं। ये बात अलग है कि बाद में उनकी सरकार आई और उन्होंने उसको पूरा ही रोक दिया, तो हमारा नुकसान हुआ, अभी हम दूसरे को उसको ले जा रहे हैं। पर आप अगर ट्रांसपेरेंटली लोगों को ये बताएं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत नई हमको व्याख्या दी है, आंदोलनजीवी। तो ऐसे आंदोलनजीवी मुझे इसमें बहुत देखने को मिले। कुछ पार्टियां भी आंदोलनजीवी है और कुछ लोग भी है। एक ऐसी कम्युनिटी तैयार हुई है जो विकास का विरोध करने के लिए हर प्रोजेक्ट के विरोध
अभी अब जब हम डिटेल में गए तो ध्यान में आया ये वही लोग हैं, इस प्रोजेक्ट में भी है, इस प्रोजेक्ट में भी है, इस प्रोजेक्ट में भी है। उसमें और डिटेल में गए, उनको पैसा भी एक ही जगह से आ रहा है। तो एक प्रकार से हमारे देश में विकास का विरोध करने के लिए एक इकोसिस्टम भी तैयार हुई है, जिस इकोसिस्टम को हमको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सरकार कहती है कि हम आपकी भलाई कर रहे हैं और कोई जाकर कहता है कि नहीं सरकार आपकी बुराई के लिए कर रही है, तो हमारे यहाँ लोगों का विश्वास पहले उस पर बैठता है कि नहीं ये सरकार का कोई ना कोई इसके अंदर दाव है, सरकार हमको तो कुछ, तो इसलिए वो विश्वास करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग मोदी जी के एक पहल की बात करें, विकसित भारत, अगर हम लोग G20 का एग्जांपल ले, जैसे G20 इस देश में एक जन आंदोलन बन गया था, विकसित भारत को सुशासन को के जरिए हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? हाउ कैन इट बिकम अ पीपल्स मूवमेंट? देखिए, सबसे बड़ी बात इस देश में मोदी जी ने जो सबसे बड़ा चमत्कार किया ना, इस देश के डिलीवरी सिस्टम को उन्होंने बदला। देखिए, देश के अंदर स्कीम्स बहुत बनती थी, हमेशा बनती थी। गरीबी हटाओ का नारा आता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम बनता था, 40 पॉइंट प्रोग्राम बनता था, इंप्लीमेंट नहीं होता था। आपको याद होगा राजीव जी ने एक बार कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो अंतिम व्यक्ति तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे व्यवस्था खाती है। तो इस देश में इंटेंशन चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन डिलीवरी सिस्टम इतनी करप्ट थी कि सारे इंटेंशंस को वो ध्वस्त कर देती थी। तो मोदी जी ने सबसे पहले वार किया उस डिलीवरी सिस्टम पे और एक नई डिलीवरी सिस्टम बनाई, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने उपयोग किया, जिसमें एक चेक एंड बैलेंस की सिस्टम का भी उन्होंने उपयोग किया, जिसमें एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी उन्होंने खड़ी की। और उसके बाद मोदी जी ने उसका डेमोक्रेटाइजेशन किया। कोई भी योजना मोदी जी जिस समय घोषित करते हैं, तो पहले ये होता था कि दिल्ली में योजना घोषित होती थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा जो कहते हैं, किसी लाभार्थी को ये पता भी नहीं होता था कि मेरे लिए योजना बनी है। यही फोटो खींचते थे, यहीं के पेपर में छपते थे, कभी कभी एक फुल पेज ऐड आ जाती थी जो कोई देखता नहीं था, पता नहीं होता था किसी को। मोदी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, हमको लोगों की सहभागिता इसमें चाहिए। तो मोदी जी जब भी कोई योजना शुरू करते थे, उस योजना को शुरू करते समय किसी एक राज्य में जाते थे, उस राज्य में बड़ा फंक्शन वो करते और उसके साथ साथ हर राज्य को उसमें जोड़ते, और जो हमारा हर गांव में सीएफसी है वहां पर भी उसको जोड़ते, वहां पर भी लोग जमा होते। तो मोदी जी की कोई योजना पहले दिन, जो पहला दिन उसका होता है, जिस दिन लॉन्च होती है, उस दिन कम से कम 7 से 10 करोड़ लोगों तक पहुंच जाती है। तो लाभार्थी को उसी दिन पता चलता है कि मेरे लिए योजना बनी है, मैं इसका बेनिफिशियरी हूं। और ये जो डेमोक्रेटाइजेशन उन्होंने उसका किया और डिलीवरी सिस्टम को सुधारा, मैं ये मानता हूं कि आज जो चेंज हमको दिखता है, ये इसी सुशासन का चेंज है। ये गुड गवर्नेंस जिसकी हम बात करते हैं, ये वही गुड गवर्नेंस है। इसलिए मैंने जो आपने बात कही कि जब हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, आराम से सांस ले रहे हैं, तो हमको ऑक्सीजन का पता नहीं है। जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा तब पता चलता है ऑक्सीजन का महत्व क्या है। ऐसे गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस जब चलता है तो लोगों को लगता है हमारा अधिकार है, हमको मिल रहा है। लेकिन जब सिस्टम करप्ट होती है और आपका अधिकार लेकर चली जाती है, तब लोगों को ये पता चलता है कि गुड गवर्नेंस क्यों होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज मोदी जी ने सफलतापूर्वक देश के लोगों के मन में इस बात को रचाया और बसाया कि आपकी भलाई गुड गवर्नेंस में है और गुड गवर्नेंस के लिए वोट कीजिए। सकारात्मक राजनीति जिसको हम बोलेंगे और नकारात्मक राजनीति के अगेंस्ट। लेकिन जब हम बात करें अपने उदाहरणों की, आप अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करते हैं, अक्रॉस महाराष्ट्र ट्रैवल करते हैं, कई गरीब इलाके भी हैं। जब विकसित भारत की बात करते हैं, आपने बोला कि शहरों में कितना विकास हो रहा है, गांव-गांव में जो विकास हो रहा है, कुछ उदाहरणों के साथ अगर आप बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट स्टोरी क्या रही पिछले साल में, जो मतलब कि आपको दिखा सके, हम लोग सबको दिखा सके कि हर गांव तक कैसे पहुंच रहा है सुशासन। देखिए, मैं इसका एक महाराष्ट्र मॉडल मैं आपको कहता हूं, और जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कई भाषणों में किया। 2015 में महाराष्ट्र ने एक वर्स्ट ड्राउट देखा, एक ऐसा सूखा जिसकी तुलना हम 1972 के
ड्राउट से कर सकते थे, क्योंकि 1972 में 60% बारिश हुई थी, 2015 में 58% हुई थी, और इसलिए एक बहुत वर्स्ट ड्राउट दिखा। उस समय हम लोगों ने तय किया कि महाराष्ट्र जैसा जो राज्य है, इस राज्य में अगर हमको इस परिस्थिति को बदलना है तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन से हम बदल सकते हैं, इसके सिवा दूसरा कोई मॉडल नहीं है। और हम लोगों ने उस समय हमारे ध्यान में आया कि करीब 14 योजनाएं चलती थी वाटर कंजर्वेशन की, और 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसको चलाते थे, और कोई योजना एक दूसरे के साथ कंप्लायंट नहीं थी। तो मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि कोई टोपी पहनाता था, कोई कोट पहनाता था, कोई जूते पहनाता था, लेकिन दूसरे आदमी को, यानी किसी को जूते मिलते थे, किसी को कोट मिलता था, किसी को टोपी मिलती थी, किसी को चड्डी मिलती थी, कोई पूरा तैयार नहीं होता था। तो हम लोगों ने ये किया कि हमने ये 7 योजनाओं को एक साथ, जो केंद्र की थी और राज्य की थी, कॉन्वर्जेंस किया उसका, और कॉन्वर्जेंस करने के बाद कॉन्वर्जेंस ऑफ कमांड भी किया। हमने कहा जो जिलाधीश है, जिलाधिकारी, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर इस योजना के लिए, वाटर कंजर्वेशन की योजना के लिए सारे लाइन डिपार्टमेंट उसके अंडर आएंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, सबका सीआर वो लिखेंगे उन्होंने ठीक काम किया है कि नहीं। और ऐसा करके हमने उसका काम शुरू किया, और महाराष्ट्र के गांव में ये जो हमारी जलयुक्त शिवार की योजना है, एक जन आंदोलन की तरह ये योजना, लोगों ने इसको अपने सिर पर लिया। मुझे आज भी चित्र याद है कि गांव में चले जाइए, सुबह 6 बजे हजारों लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, पर्वत के ऊपर खड़े हैं, वहां पर सीसीटी, डीप सीसीटी तैयार कर रहे हैं। और इस योजना में हमने 20,000 गांवों में काम किया, और लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो 700 करोड़ रुपए का है, 700 करोड़, जो मैं ऐसा मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पीपल्स कंट्रीब्यूशन अगर किसी योजना को मिला तो इस योजना को मिला, क्योंकि ये योजना जन आंदोलन बन गई। और फिर हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, हमको तो छोटी छोटी चीजें करनी थी, हमको डीजल का पैसा देना था, हमको थोड़ी मदद करनी थी, जो हमारे कॉन्वर्जेंस के मॉडल से हो जाता था। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें हमने गांवों को बदलते देखा। और मुझे याद है 2019 में मैं सांगोला, सोलापुर जिले के सांगोला में गया, जो वर्स्ट ड्राउट अफेक्टेड हमारा एरिया था, जहां बारिश ही नहीं होती है। सांगोला हिस्टोरिकली बारिश नहीं होती है, वहां मैं गया, ये जलयुक्त शिवार का काम देखने गया। एक किसान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि मुझे आप मेरे खेत में चलिए। मैं गया, उसने कहा देखिए ये जो मेरा खेत है ना, इसमें कुछ नहीं होता था, और जैसे ये जलयुक्त शिवार शुरू हुआ, मैंने खेत तालाब तैयार किए, और आज मैं 25 लाख रुपए के एप्पल बेर लेता हूं, जहां मुझे 1 पैसा नहीं मिलता था। मैं लातूर में गया, और लातूर में एक किसान, ये दोनों लातूर वाले बैठे इसलिए इनके सामने बोलता हूं, कि एक किसान ने मुझे पकड़ा हाथ, और मुझे वो लेकर गया अपने खेत में। उसने कहा साहब 9 बोरवेल की थी, 9, एक भी बोरवेल को पानी नहीं लगता था। मैं परेशान था, और ये वाटर कंजर्वेशन का आपका मॉडल, अब 9 पूरे 9 पे बोरवेल को पानी है, अब कौन सी बोरवेल यूज करूं, ये मेरे सामने प्रश्न है। तो ये जो चेंज हमने देखा लोगों के जीवन में, तो मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार ने एक सोचने का नजरिया बदला, आज गांव में आप अगर चले जाए तो एक अवेयरनेस आपको दिखता है। आज गांव में लोगों को घर मिला है, गांव में लोगों को शौचालय मिला है, और केवल शौचालय मिला ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में पहला था। महाराष्ट्र ने जब हर घर शौचालय की स्कीम आई तो देश में सबसे पहले हमने काम किया, लेकिन वो करते समय भी हमने मोदी जी की एक बात को याद रखा कि शौचालय केवल बनाओगे तो इस्तेमाल नहीं होगा, शौचालय बनाते समय उसमें लोगों की सहभागिता लीजिए। और हमने उसकी सहभागिता ली तो लोगों ने शौचालय इस्तेमाल करना शुरू किया। आज गांव में जाते हैं तो लोग, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने हैं, उस घर में लोग ले जाते हैं, ये मोदी का घर है करके हमको बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिवर्तन आज गांव के अंदर मोदी जी ने लाया है, किसानों के लिए जो अलग अलग योजनाओं ने परिवर्तन लाया है, और जिस प्रकार से हमारे गांव आज कनेक्टेड है, आज हमारे गांव में 4G का नेटवर्क पहुंच रहा है,
तो उसके कारण एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, क्योंकि आज 21वीं शताब्दी में तो स्पीड ऑफ डेटा ये सबसे ज्यादा डिटरमिन करेगा हमारी विकास को। तो मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों में मोदी जी ने गांव को पूरा बदल दिया। स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी तो मैं खुद महसूस करता हूं अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ जो एआई में। बट आखिरी सवाल देवेंद्र जी, यंग ऑडियंस है, ठीक है, अगर हम लोग आखिरी सवाल इंस्पिरेशन के बारे में बोले एंड ये बोले कि यू डोंट हैव टू वेट टू बी अ सीएम और अ डेप्यूटी सीएम और एन एमएलए, अगर आपको सुशासन में भाग लेना है आप हिस्सेदार बन सकते हैं, कैसे बने? मैं ऐसा मानता हूं कि सुशासन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने कर्तव्यों को निभाना। हमारे देश में राइट्स सबको पता है, कर्तव्य पता नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्यों को भी निभाए तब भी हम सुशासन के भाग हो सकते हैं। और दूसरा, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जो भी हमारा कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, हर जगह सुशासन को हर जगह स्कोप है। और मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति सिर्फ इतना तय कर ले कि मुझे सुशासन के इस आंदोलन का भाग होना है, इसमें सहभागी होना है, आपको कदम कदम पर सहभागी होने के मौके मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, थैंक यू सो मच।